पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, तमाशा बनकर पाकिस्तान रह जाएगा दूसरे ममालिक के लिए। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो कि दिवालिया होने के करीब है। डॉलर ऊपर जाता है, स्टॉक मार्केट नीचे आती है, मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है या डिफॉल्ट की तरफ। अल्लाह रहम करे, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें श्रीलंका की सी सूरत हाल बनते हुए नजर आ रही है और जो ममालिक हमारे खिलाफ हैं वो तो इस वक्त जोनियां भर भर के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरीके से खराब होती रहे। लोग फिर इस तरह से मजे लेते हैं कि वहाँ देखे क्या हो रहा है, जो दुश्मन ममालिक हम उनको खुद ही ये मौका फराहम कर रहे हैं। तो हमारे सियासतदानों को इसके ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए और इसके ऊपर बैठ कर कोई हल निकालना चाहिए हमारी इकोनॉमी को दुरुस्त ट्रैक पर लाने के लिए, हमारी सियासत को बहरानों से निकालने के लिए। और लगता है कि आज भी हम उसी एक चौराहे पे खड़े जहाँ सिर्फ एक रास्ता जो है वो हमारी बचत का है और उसके अलावा हर रास्ता हमें एक खाई की तरफ धकेल रहा है। वो रास्ता क्या है? मेरी जुबान में तो वो बड़ा सिंपल है, वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका। क्योंकि ये मुल्क है तो आप हैं, ये मुल्क है तो मैं हूँ, ये मुल्क है तो हमारी चौधराहटें हैं, ये मुल्क है तो हमारे एयर कंडीशनर हैं, ये मुल्क है तो हमारी गाड़ी हैं, ये मुल्क है तो हमारे दाने हैं, ये मुल्क है तो हमारी अय्याशी है। खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हो गया तो हमने सैलाब के बाद ऐसी भी ख़वातीन को देखा है 2008 में, अल्लाह ताला से पनाह मांग के कह रहा हूँ, कि जिनके हाथ में यानी कई कई लाख रुपए का जेवर था और वो आटे की बोरी के लिए, बच्चों के दूध के लिए भीख मांग रही थी वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बोझ है जो पिछले 70 साल का है, आप उसको नहीं नज़रअंदाज कर सकते। आपका मुल्क चलता था एड पर, आपका मुल्क चलता था किसी न किसी जगह पे आपकी कोई ज़रूरत पड़ती थी, आपको बैरून मुल्क से पैसे आते रहते थे, डॉलर आपके पास आते थे, आपकी कई एक ज़रूरियात को पूरा करते थे। IMF या एशिया बैंक या वर्ल्ड बैंक, ये सारे इदारे आप पर मेहरबान थे। ये मेहरबानियां कम हो गई हैं, ये जो फंडिंग होती थी पाकिस्तान को ये कम हो गई है। जब ये सारी सूरत हाल नई बनी है तो इससे नई सूरत हाल से हमारी सियासी कुव्वतें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारी मुल्क की मजबूरी जो एक सोच है वो उससे हम आहंग नहीं हो रही, वो नए तकाजों को नहीं समझ रही, वो नए हालात को समझने में नाकाम हो गई है। हम ये समझने में नाकाम हो गए हैं कि जो शेल्टर हमें हासिल था अमेरिका का वो नहीं रहा। जब वो नहीं रहा तो फिर इसका मतलब है कि उसके जो वो इत्तेहादी जिनको हम अरब ममालिक कहते हैं और हमारे ब्रदर मुल्क हैं, वो भी हमारे साथ उस तरह उतने मेहरबान नहीं हैं। वो अपनी शराइत पे हमें पैसे देते हैं, वो हमारी शराइत पे नहीं हमें हमारे साथ ताल्लुक एक रखना चाह रहे। इन नई चीज़ों को समझते हुए हम रियासत को उसके पुराने सिस्टम के तहत चला रहे हैं, जहाँ हमारे अखराजात जो है वो कई गुना ज़्यादा हैं जबकि हमारी आमदन कोई है ही नहीं। आज इंतहाई एक मैं समझता हूँ कि कहना नहीं चाहिए लेकिन अहमकाना सी अंदाज में हमारे वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जिस तरह से बताया जो हम इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे, इंशाल्लाह हम ये भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से चीज़ें ठीक होना होती तो हम सारे मिलकर मस्जिदों में जाकर दुआएं करना शुरू कर देते हैं। इस तरह चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। आपका इंपोर्ट बिल कितना है, आपकी एक्सपोर्ट्स क्या है, आपकी रेमिटेंसेस कितनी है, आपको सारे का हिसाब करना होगा। उसके बाद आपको अपने मुल्क की पॉलिसी को वज़ा करना होगा। आप यहाँ वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भी ला के बिठा दें, IMF का चेयरमैन ला के बिठा दें, दुनिया के किसी माहिर से माहिर बंदे को ला के बिठा दें, क्या वो इन अखराजात में, इस आमदन में इस मुल्क की मईशत को रन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। आप ये कोई इसमें दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तान अल्लाह ताला खैरियत रखे एक कामयाब रियासत है, मुआशी एतबार से एक नाकाम रियासत साबित हो रहा है। इसलिए कि हमारे जो मुआशी माहिरीन हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारी जो सियासी जो पार्टियां हैं, हमारी पूरी मुल्क की जो क़यादत है वो मुल्क की इन मजबूरियों को समझने की बजाय अपने अलल्ले तलल्ले जो है उनमें पड़े हुए हैं। उनकी अपनी क्या मसरूफियात है, उन्होंने किस किस रुकने असेंबली को कितने पैसे देने हैं, उन्होंने असेंबलियों के लिए क्या क्या मराहत लेनी है, अशराफिया को क्या क्या इस मुल्क में मराहत चाहिए, क्या फ़ायदे चाहिए, सारा कुछ उस तरफ है। मुल्क की सोच किसी के पास नहीं। हर वो बंदा जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं, वो जिस मुल्क का हर वो बंदा जिसके पास 4 पैसे आ जाएं और वो डबल नेशनलिटी ले ले, दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट हासिल कर ले, उसका इस मुल्क से मुफाद क्या वाबस्ता हो सकता है? आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, शहबाज शरीफ की बात करते हैं, आप बाकी जितने लोग हैं उन सबको भी देखेंगे। सारे के सारे तो यही है, वो अपने मफाद को ही आगे रखते ऐसे में देखिए, ऐसे में आप कहें कि रुपया कहीं रुक जाएगा, आप कहें आपकी मईशत कहीं संभल जाएगी, ये नामुमकिन है। यहाँ सियासी इस्तेहकाम आ भी जाए, अगर होगा सियासी इस्तेहकाम, थोड़ी बहुत बेहतरी हो सकती है कि एक गैर यकीनी का एलिमेंट वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आप अपनी एक्सपोर्ट्स को ज्यादा कर सकेंगे, जो हमारा असल प्रॉब्लम है? क्या आप इस कंट्री को एक ऐसा मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे जहां पे आप ऐसी कम से कम मशीनरी ले आएं
जहाँ पे वो इसके लिए चीजें तैयार इसके करते लिए हैं जो वो export जब कर उनसे ये सकें। सवाल पूछा जाता है तो सारे यही जवाब देते हैं कि इसके लिए एक वक्त दरकार है, जो वक्त तो कि हो गया, वक्त बहुत गुजर गया। बिल्कुल आप वक्त सही कह रहे हैं, वक्त बहुत गुजर गया। एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान के अंदर इस कदर अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता कि अगले महीने या उससे अगले महीने क्या होने वाला है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो कि दिवालिया होने के करीब हैं। हमें श्रीलंका की सी सूरत हाल बनते हुए नज़र आ रही है, और जो ममालिक हमारे खिलाफ हैं वो तो इस वक्त जोलियाँ भर भर के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरीके से ख़राब होती रहे, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान उस तरफ जाए। लेकिन आपको लगता है कि इन केस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी और ये डॉलर आता है तो ऑक्सीजन आता है वाली सिचुएशन ना हुई, तो फिर पाकिस्तान अगले 3-4 महीने में किधर जाएगा? कुछ आज भी ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो यही कह रहे थे कि इलेक्शन टाइम पर ही होंगे। मेरे ख्याल है 2 सवाल किए अनिका आपने। पहला तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है कि मुल्क की सियासत जो है जी वो रियासत को मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल रही है। मुल्क की सियासत के नतीजे में ये सब कुछ नजर आ रहा है, और ये नारा कि सियासत बंद करें और रियासत को बचाएं, ये कहीं सुनाई नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासत और रियासत और मईशत के दरमियान में जो रिश्ता है उसको मुकम्मल तौर पे अलग करना होगा। आप सियासत करते रहें। अब देखिए, इटली में मैं देख रहा था कि पिछले 70 सालों में तकरीबन 70 हुकूमतें तब्दील हुई हैं। आप समझिए कि तकरीबन औसतन 1 साल के बाद एक नई हुकूमत आती रही है इटली के अंदर, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो चलती रहती है। हमारे यहाँ जैसे ही कोई नई हुकूमत आती है, माशी पॉलिसी बदल जाती है, माशी गैर यकीनी की फजा सामने आ जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जो जिस सिमत में पाकिस्तान जा रहा है वो डेफिनेटली एक खतरनाक सिमत है। डॉक्टर साहब, आई कंप्लीटली अग्री विद यू ऑन दिस, और अगर हम इस सिमत को दुरुस्त नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। साबिका ऑपोजिशन अब की हुकूमत को इन मामलात के ऊपर फौरी तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एटलीस्ट पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। डॉक्टर साहब, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, अब एक कहलाता है कलेक्टिव इन्वेस्टर विजडम, यानी कि जो इज्तमाई दानिश है आलमी सरमायाकारों की, वो हमें नजर आती है। हमारे जो बॉन्ड फ्लोट हो रहे हैं पाकिस्तान के बाहर, जो ट्रेड हो रहे हैं, राइट। मैं कल कहा था कि जो हमारा 2024 में बॉन्ड मैच्योर होना है उसकी जो यील्ड है वो तकरीबन 34% पे चली गई है। और आम आदमी की जुबान में 34% यील्ड का मतलब ये है कि आलमी जो सरमायाकार हैं वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट के इम्कानात बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सही सही, तो मतलब ये इम्कानात कवी हैं, लेकिन अब ये बैठकर वो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जो कि FPCCI ने डिमांड की है वो अब इम्पोर्टेंट